हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 10th के हिंदी के 5वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जिसे लिखे हैं गुणाकार मूले। इस चैप्टर को आप बउआ के तरह जो है पूरे इस क्लास में पढ़ेंगे, बिना किताब देखे हुए, बिना रटे हुए। तो आज की इस क्लास को जो है जब आप नए हैं और ज्वाइन किए हैं, तब पीछे के जो है 4 क्लास आप छोड़ के आ रहे हैं हिंदी का। तो आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से चारों चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लीजिए। उससे पहले इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए, है कि नहीं? तो आज के इस क्लास में जो है आप हिंदी के नागरी लिपि को पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को जो है याद करेंगे आप, रटेंगे आप नहीं। तो उससे जो है पहले आप जान लीजिए कि राइटर के बारे में कैसे हम लोगों को पढ़ना है। तो इस चैप्टर के राइटर जो हैं कौन है, तो आपको सबसे पहले ही पता चल गया होगा। इस चैप्टर के राइटर हैं भाई गुणाकार मूले जी। नागरी चैप्टर के राइटर जो है नागरी लिपि के गुणाकार मूले। हम लोग ट्रिक से याद किए थे कि नहीं किए थे? आप देखे हैं कि नहीं? वीडियो नहीं देखे हैं तो हिंदी के प्लेलिस्ट में वीडियो है, या यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं क्लास 10 थे, चैप्टर और राइटर के नाम याद करने की ट्रिक है। तो गुणाकार मूले नागरी, नागरी मतलब नगर, शहर। तो शहर जो है गांव के तुलना में कितना गुना जो है विकसित होता है, गुना विकसित होता है। तो नगर कितना गुना विकसित होता है। गुणाकार मूल्य राइटर हो गए, है कि नहीं? आपसे प्रश्न पूछा नागरी लिपि का है। नागरी लिपि भाई एगो निबंध है। अच्छा, निबंध कहते किसे हैं? तो किसी भी टॉपिक पे एकदम विस्तार से व्याख्या करना ही जो है निबंध कहलाता है। बात समझ गए? जैसे कि इस चैप्टर में जो है जो देवनागरी लिपि है उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है कि कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे कैसे शुरुआत हुई, नाम कैसे पड़ा। तो इसी को निबंध कहते हैं। किसी भी टॉपिक पे पूरा विस्तार से व्याख्या करना ही निबंध कहलाता है। तो नागरी लिपि एक निबंध है। अब आपसे पूछेगा गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 में जो है महाराष्ट्र के अमरावती जो है जिले में किनका जन्म होता है? तो गुणाकार मूल्य जी का। कब? 1935 में। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, याद करने की जरूरत नहीं। गुणाकार मूल्य का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिला में। मृत्यु कब हुआ? तो 2009 में जो है इनका मृत्यु हो गया। 2009 में मृत्यु हो गया, याद रहेगा आपको। चलिए, शिक्षा इनकी जो है, जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो ग्रामीण परिवेश में ही रहा। ग्रामीण मतलब कि गांव में ही जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। कौन सी भाषा में? तो महाराष्ट्र में जो है कौन सी भाषा? मराठी बोला जाता है। तो मराठी भाषा में ही जो है इनकी जो है शिक्षा हुई गांव में। उसके बाद जो है ये जो है महाराष्ट्र से इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद से ही जो है मैट्रिक किए। मैट्रिक के बाद जो है एमए किए। एमए जो है कौन सी विषय को लेकर किए? तो आपको बताना होगा, गणित विषय लेकर जो है इन्होंने एमए किया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तब प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? अक्षरों की कहानी। आपसे पूछेगा अक्षरों की कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? गुणाकार मूल्य जी के द्वारा लिखा गया है। सौरमंडल, भारत इतिहास और संस्कृति, अंतरिक्ष यात्री, ये सभी किनके द्वारा लिखा गया है? गुणाकार मूल्य जी के द्वारा। आधुनिक लिपियों की कहानी, नक्षत्र लोक, सूर्य, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है? गुणाकार मूल्य जी के द्वारा ही लिखा गया है। भारतीय लिपियों की कहानी। अच्छा, इसको पता है हम लोग रेड कलर से क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछेगा भारतीय लिपियों की कहानी जो है इसके लेखक कौन है? तो आपको बताना है गुणाकार मूल्य। एक और प्रश्न आपसे पूछेगा, नागरी लिपि आखिर कहां से लिया गया है? तब भारतीय लिपियों से की कहानी से ही लिया गया है नागरी लिपि। 1 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, आपको इतना याद रहेगा। राइटर से रिलेटेड जो है सभी खत्म हो गए। राइटर से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। अब जो है आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कैसे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले नागरी लिपि जो है एक निबंध है। नागरी लिपि के बारे में लेखक क्या कहता है कि जो आप किताब पढ़ रहे हैं
जो आप अभी किताब पढ़ रहे हैं, ये किताब कौन सी लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में ही लिखी गई है। नागरी लिपि के जो है 3 गो नाम है, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि और नंदी नागरी लिपि। ठीक है, तो ये 3 नाम है, तो नागरी लिपि या देवनागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि। अब लेखक कह रहा है कि इस लिपि का शुरुआत कब हुआ? तो 2 सदी पहले हुआ था। 1 सदी का मतलब होता है 100 साल, 2 सदी का मतलब होता है 200 साल। तो 200 साल पहले जो है इस लिपि की शुरुआत हुई थी। कौन सी लिपि के? नागरी लिपि, जिसे देवनागरी लिपि भी हम लोग कहते हैं। इस लिपि की कब शुरुआत हुई? 2 सदी पहले जो है नागरी लिपि की शुरुआत हुई थी। और लेखक ये बता रहा है कि जो हमनी के पड़ोसी देश है नेपाल, जिसका जो है लिपि है खसकुरा या नेवारी। नेपाल के जो है लिपि का है खसकुरा या नेवारी। तो ये लिपियां भी जो है कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। जो महाराष्ट्र के जो है लिपि है मराठी, ये भी जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। लेखक आगे कहता है कि जो गुजरात की लिपि है वो जो है देवनागरी लिपि से अलग है। लेखक ये कहता है कि बांग्ला का जो लिपि है वो प्राचीन लिपि जो है किस चीज से जो है विकसित हुई है? तो नागरी लिपि से ही विकसित हुई है। यानी बांग्लादेश में जो बांग्ला लिपि है वो नागरी लिपि से ही जो है तैयार हुआ है, बना हुआ है। आगे लेखक का कहना है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल जो है तमिलनाडु में बोला जाता है, मलयालम जो है केरल में बोला जाता है और तेलुगु जो है तेलंगाना में बोला जाता है। तो इन सभी लिपियों का जो है विकास कहां से हुआ? तब प्राचीन लिपि ब्राही लिपि से ही जो है इन सभी का विकास हुआ है। आपसे एगो क्वेश्चन पूछेगा भाई, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन है? आपको बताना है ब्राही लिपि। प्राचीन मतलब सबसे पुराना, तब भारत की सबसे पुराना लिपि जो है ब्राही लिपि ही है। तब ब्राही लिपि से ही जो है जितने भी लिपि हैं उन सब की शुरुआत हुई है। देवनागरी लिपि भी ब्राही लिपि से ही आई है, याद रखना है। तमिल होखे, मलयालम होखे, तेलुगु होखे या संस्कृत होखे, संस्कृत कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में, याद रहेगा आपको। चलिए, अब नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हैं कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दक्षिण भारत से आपको जो है मिले हैं। यानी नागरी लिपि के जो हैं अंश जो हैं विद्वानों को कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया से जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, और नंदी नागरी लिपि साउथ इंडिया में जो है देवनागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता था? नंदी नागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के 3 गो नाम हुआ कि नहीं? नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो नंदी नागरी लिपि जो है दक्षिण भारत में इसका नाम था। तो दक्षिण भारत से ही जो है इसका आरंभिक लेख जो है प्राप्त होता है। आगे कहा जाता है कि कुछ हम लोगों के यहाँ प्रतापी राजा हुआ करते थे। प्रतापी यानी कि लोगों पे अत्याचार करने वाले राजा, जैसे राजराज, भोजराज के भी नाम आप सुने होंगे, राजेंद्र, ये जो है प्रतापी राजा हुआ करते थे। तो ये जब भी प्रतापी राजा थे तो इनके जो है जब शासन था तो एगो सिक्का चलाते थे। उन सिक्का पर भी जो है देवनागरी लिपि के जो है लिखवाया करते थे। तो वहां से भी जो है देवनागरी लिपि का जो है क्या होता है? तो देवनागरी लिपि का जो है बारे में पता चलता है। जो श्रीलंका के पराक्रम बाहु और विजय बाहु जो राजा हुआ करते थे 12वीं सदी में, तो उनके सिक्कों पर भी जो है नागरी लिपि देखने को मिलता था। श्रीलंका के जो पराक्रम बाहु और विजय बाहु जो राजा थे, इनके भी सिक्के पे नागरी लिपि, यानी नागरी लिपि समझ सकते हैं कितना ज्यादा विकसित है। ठीक है, और जो महमूद गजनबी और टकसाल, ये 2 जो है राजा थे, भारत में आए थे, शासन कर रहे थे, महमूद गजनबी और टकसाल। तो ये जो है अपने शासनकाल में चांदी के सिक्का बनवाए थे। तो चांदी के सिक्का पर भी जो है नागरी लिपि जो है ये लिखवा दिए। ठीक है, नागरी लिपि में ही लिखवाएं। कौन? तो महमूद गजनबी और टकसाल। अकबर को आप जानते होंगे, अकबर जो है वो बादशाह था, है कि नहीं? तो ये बादशाह था, तो अकबर अपन सिक्का बनाया। तो अकबर जो है अपने सिक्का पर जो है विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि अकबर जब अपन सिक्का बनाया तो उस पे राम और सीता जी का जो है चित्र बनवाया। जैसे अभी जो है गांधी जी कैसे होते हैं,
तो अकबर जो है वैसे ही राम और सीता जी का जो है चित्र बनवाया और उस पे जो है नाम लिखवा दिया राम सीए। तो ये राम सीए जो है नागरी लिपि में ही लिखवाया, तब पता चलता है कि नागरी लिपि जो है कितना प्रचलित था। इसीलिए जो है नागरी लिपि को जो है सार्वदेशिक लिपि कहा जाता है। सार्वदेशिक लिपि कहने का मतलब सभी देशों में बोले जाने वाली लिपियों को कहा जाता है सार्वदेशिक लिपि। तो ये सार्वदेशिक लिपि जो है कब बना? तो 8वीं से 9वीं शताब्दी में जो है जब इस लिपि की शुरुआत हुई तो उसी समय जाने जाना लगा, जब जहां तहां से जो है इसके जब अंश प्राप्त हुए तो उसी समय कह दिया सब विद्वान लोग कि ये जो देवनागरी लिपि है, नागरी लिपि है, ये कौन सा लिपि है? सार्वदेशिक लिपि है, क्योंकि सभी देशों में इसके अंश पाए जाते हैं। ठीक है। और लिपियों की शुरुआत जो है कब हुई? तो 8वीं से 9वीं सदी में ही जो है इसकी शुरुआत हुई। लेखक आगे यह बोल रहे हैं कि नागरी लिपि के पहचान कैसे है, आप कैसे पहचानेंगे कि नागरी लिपि है? जैसे जो पहले ब्राही लिपि हुआ करता था, ब्राही हुआ करता था, ब्राह्मी जिसे जो है आप कहते थे, सद्धमी लिपि हुआ करता था, सद्धमी लिपि। तो ये जो लिपियां हुआ करती थी तो इसके जो है जैसे मान के चलिए हम सन्नी लिखें तो सन्नी लिखला के बाद ऊपर में हम लोग सीधा पाई पारते हैं। तो ये जो ऊपर में सीधा पाई पा रहे हैं तो समझिएगा कि यही जो है देवनागरी लिपि है। अगर ऊपर में त्रिकोण आप ऐसे बना देते हैं तो ये जो है ब्राही लिपि हो जाता है। अगर ऊपर में जो है आप सीधा पाई दे के नहीं गोल आप ऐसे बनाते हैं तो ये जो है सद्धमी लिपि हो जाता है। यानी कि देवनागरी लिपि का पहचान है कि अक्षरों को लिखने के बाद सभी को एक सीधा लाइन से दो जोड़ दिया जाता है, तो ये जो है देवनागरी लिपि का पहचान है। आगे लेखक कहता है कि आखिर इसका नाम नागरी लिपि, देवनागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि कैसे पड़ा, बताइए। तो कुछ विद्वानों का, सभी विद्वानों का जो है अपना अपना मत जो है अलग अलग रहा। कुछ विद्वान का कहें कि गुजरात के नगर में जो है ब्राह्मण लोग निवास करते थे, तब ब्राह्मण लोग जो हैं गुजरात के नगर के नाम पे ही जो है इस लिपि को का कह दिए? तो नागरी लिपि कह दिए। कुछ राजाओं का ये मत रहा कि जो है देवनागरी लिपि, यानी पाटलिपुत्र को पहले पटना कहा जाता था। अब पटना जो है नगर है कि नहीं? नगर में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जो है राजा हुआ करते थे। तो नगर और राजा के नाम देव, उन दोनों को मिला के जो है इसका नाम देवनागरी लिपि कर दिया गया। आज साउथ जो है यानी दक्षिण भारत में जो है पहले इसको नंदी नागरी लिपि के नाम से जानते ही थे। तो ये सभी नाम जो है ऐसे पड़े। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि पटना को देवनगर क्यों कहा गया? तब पटना को देवनगर कहने के पीछे रीजन रहा कि पटना एगो नगर था और वहां पे राज करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, पटना को देवनगर कहा जाने लगा। ठीक है। चलिए अब जो है 14वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर में जो है कन्नड़, तेलुगु, नागरी जो है ये सभी जो है लिपियों का, भाषाओं का उपयोग होता था और ये सभी भाषा जो है काची में नागरी लिपि में ही लिखा जाता था। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ये सभी नागरी लिपि में ही जो है लिखा जाता था। और जो है आगे कह रहे हैं दक्षिण भारत की जो द्रविड़ भाषा थी, द्रविड़ भाषा, इन भाषा को जो है परिवार की भाषाएं कहा जाता है। द्रविड़ भाषा को परिवार की भाषा कहने के पीछे रीजन ये रहा कि क्या हुआ, तो ये भाषाएं जो हुआ करती थी वो परिवार के बीच में जो है बोला जाया करती थी, इसीलिए परिवार के भाषाएं इसको कहा गया। ठीक है। द्रविड़ भाषा को जो दक्षिण भारत, साउथ इंडियन में बोला जाता है। ठीक है। जो कर्नाटक प्रदेश के एगो स्थान है, कर्नाटक में एगो स्थान है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला किस लिए फेमस है? तो ये जैन धर्म के जो है, जैन धर्म के प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है। तो ये तीर्थ श्रवणबेला में भी जो है इस तीर्थ स्थल पे जो है कौन से? तो नागरी लिपि के जो है अवशेष आपको जो है प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि नागरी लिपि जो है का था, काफी ज्यादा प्रचलित था, सार्वदेशिक लिपि था, है कि नहीं? जो देवगिरी के यादव राजा हुआ करते थे वो भी अपने सिक्कों पर जो है काची
तो आपको जो है पता चलेगा कि नागरी लिपि में ही लिखवाते थे। जो इनके ताम्र पत्र हुआ करते थे, यानी कि तांबा के जो बर्तन हुआ करते थे, उन सभी पर भी जो है नागरी लिपि में ही कुछ लिखा हुआ रहता था। आपको जो है पता होगा कि एगो गुर्जर प्रतिहार जो है आए थे भारत के बाहर से। आपसे पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो गुर्जर प्रतिहार जो है भारत में आए हुए, भारत के बाहर से आए हुए शासक थे। ये जो है क्या करते थे, तो जब ये यहाँ पे आए तो शासन किए, तो ये भी जो है अपनी जो भी सिक्का बनाए, अपनी जो भी जो है ताम्रपत्र बनाए, वो भी सभी जो है नागरी लिपि में ही जो है उस पर कुछ कुछ जो है लिखवाने का काम किए गुर्जर प्रतिहार के लोग। ठीक है, आगे जो है लेखक बताता है कि ये जो लिपियां हैं, ये लिपि जो है काफी ज्यादा जो है फेमस रहा। ये फेमस होने के पीछे रहा कि जितने भी राजाएं थे, जितने भी जो है पहले के जो है विद्वान थे, वो सभी लोग पुराने सिक्के होखें या पुराने बर्तन होखें, वो सभी चीजों पे या पुराने पत्थरों पे जो है नागरी लिपि में ही लिखवाया करते थे। और 12वीं सदी के बाद जो है भारत में जो है हिंदू धर्म के सभी लोग जो हैं नागरी यानी कि देवनागरी लिपि का जो है इस्तेमाल करने लगे। कुछ इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म के कुछ लिपियों, कुछ भाषाओं में भी जो है देवनागरी लिपि के थोड़ा सा अंश जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप जो है कह सकते हैं कि 12वीं सदी के बाद जो है पूरा के पूरा हिंदू समाज जो है नागरी लिपि का उपयोग करने लगा। ठीक है, तो अब जो है ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बताइए कि इस चैप्टर को जो है आप इस प्रकार से कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, इतना आसान भाषा में, जिससे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और एक भी जो है आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है हम लोगों से जो है पूरा हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, एसएसटी पढ़े, साइंस पढ़े, मैथ पढ़े और मैट्रिक में 450 प्लस नंबर लाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, और एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन में क्लास 10th की तैयारी, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जानते हैं कितना में कराया जाता है? मात्र 299 रुपया में क्लास 10th की तैयारी कीजिए। हम लोग 4 शिक्षकों के द्वारा, 4 को शिक्षक मिलके आपको जो है 450 नंबर दिलवाएंगे, मात्र कितना में? 299 रुपया में। आपको इंटरेस्ट है तो एक बार एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर कीजिए। टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, यहां तक कि ऑब्जेक्टिव नोट्स, सब्जेक्टिव नोट्स, राइटर से रिलेटेड नोट्स, सब कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ईमानदारी से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम जो हैं आपके साथ हैं। मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।